आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका में मंत्रिमंडल की स्थिति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और जहां कहीं भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहां सैद्धांतिक रूप से मंत्रिमंडल की व्यवस्था होनी कोई जरूरी नहीं होती। तो ऐसे में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माता थे उन्होंने भी विशेष रूप में संविधान के किसी अनुच्छेद द्वारा मंत्रिमंडल की व्यवस्था नहीं की। संविधान के अनुच्छेद 2 के सेक्शन 2 में केवल इतना वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक कार्यकारी विभाग के मुख्य अधिकारी से लिखित रूप में उन विषयों के संबंध में परामर्श ले सकता है जो उनके विभागों के कार्यों से संबंध रखते हों। संविधान के अनुच्छेद 2 की ये जो व्यवस्था है यही काफी हद तक अमेरिका के मंत्रिमंडल के जन्म का आधार बनी है। संविधान निर्माता इस बात को तो अनुभव करते थे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किसी संस्था का अस्तित्व होना जरूरी है, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो कांग्रेस का ऊपरी सदन है सीनेट, ये परामर्श देने का काम सफलतापूर्वक कर लेगा, क्योंकि जब संयुक्त राज्य अमेरिका अस्तित्व में आया उस समय उसमें मात्र 13 राज्य थे और हर राज्य सीनेट के लिए 2 सदस्य भेजता है, तो सीनेट में मात्र 26 सदस्य थे। तो उनको लगा कि ये छोटे से आकार की संस्था है, ये इस कार्य को अच्छे से कर पाएगी। तो अमेरिका के जो सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्होंने सीनेट को एक सलाहकारी संस्था के रूप में प्रयोग करने की कोशिश की, उससे सलाह लेने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उनको कभी कोई ढंग से सलाह सीनेट से नहीं मिल पाई। तो ऐसे में जॉर्ज वाशिंगटन ने प्रशासन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो न्यायाधीश थे उनका विचार था कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था ही नहीं की गई। तो ऐसे में जब जॉर्ज वाशिंगटन को ना तो परामर्श के लिए सर्वोच्च न्यायालय उपलब्ध हुआ, ना सीनेट उपलब्ध हुई, तो उन्होंने क्या किया, जो कार्यकारी विभागों के प्रधान थे उनकी समय समय पर बैठकें बुलानी शुरू कर दी। इन बैठकों को ही धीरे धीरे राजनीतिज्ञों ने मंत्रिमंडल की बैठकें कहना शुरू कर दिया। वैसे संविधान में ये व्यवस्था तो है ही कि राष्ट्रपति प्रत्येक विभाग के प्रधान से लिखित रूप में परामर्श ले सकता है। जितने भी कार्यकारी विभाग हैं, हर विभाग का जो मुखिया है उससे लिखित रूप में परामर्श ले सकता है, लेकिन संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि जिसके अंतर्गत विभागों के ये जो प्रधान हैं उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जा सके। तो ऐसे में जो अमेरिका में मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है वो संविधान द्वारा नहीं की गई, बल्कि इसका जन्म उस प्रथा पर आधारित है जो प्रथा जॉर्ज वाशिंगटन ने कार्यकारी विभागों के प्रमुख अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर शुरू की थी। जब जॉर्ज वाशिंगटन के समय में मंत्रिमंडल की प्रथा आरंभ हुई तो उस समय मुख्य रूप से 4 विभाग थे, 4 कार्यकारी विभाग थे, और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से 12 कार्यकारी विभाग हैं। और कार्यकारी विभागों के जो प्रधान हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वो प्रशासकीय आयोगों के जो प्रधान हैं या फिर दूसरी संस्थाओं के प्रधान हैं उनको भी मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल कर सकता है, और कई बार राष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति को भी मंत्रिमंडल की बैठक में बुला लेता है। सभी जो कार्यकारी विभागों के प्रधान हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ऐसी नियुक्तियां अंतिम रूप से तभी लागू होती हैं जब सीनेट उन नियुक्तियों को स्वीकृति दे दे। इसका अर्थ ये हुआ कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उन नियुक्तियों को सीनेट साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है, तभी वो व्यावहारिक मानी जाती हैं। और जो कार्यकारी विभागों के प्रधान हैं ये राष्ट्रपति के परामर्शदाता होते हैं। तो ऐसे में सीनेट आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं उनको स्वीकृति दे देती है। मंत्रिमंडल की बैठकों को समय समय पर बुलाना राष्ट्रपति का अधिकार है। आमतौर पर सप्ताह में एक बार मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो व्हाइट हाउस में बुलानी आवश्यक होती है, लेकिन यदि कोई विशेष हालात पैदा हो जाएं तो राष्ट्रपति किसी भी समय मंत्रिमंडल की बैठक बुला सकता है।
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठक का प्रतिनिधित्व करता है और बैठक में जो की जाने वाली कार्यवाही है उसके संबंध में जो एजेंडा है वो भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। और ऐसे में जो मंत्री हैं उनका जो कार्य है उस बैठक में केवल परामर्श देना होता है, और जब बैठक शुरू होती है तो उस बैठक की कोई जो कार्रवाई है उसका लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता और किसी विषय पर मतदान भी कर लिया जाता है। वैसे मतदान करना अनिवार्य नहीं है, इसमें मतदान की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि मंत्रियों के विचार सुनने के बाद राष्ट्रपति अपना निर्णय ही लागू कर देता है, और यदि किसी विषय पर मतदान करा भी लिया जाए तो राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं होता कि वो बहुमत द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसको स्वीकार करें। माने पूरी तरह से जो राष्ट्रपति की इच्छा है वही सर्वोपरि होती है। और जो मंत्रिमंडल है वो मुख्य रूप से दो ही कार्य करता है, एक प्रशासकीय कार्य, क्योंकि जिन विभागों के ये प्रधान होते हैं उस विभाग की पूरी कार्यवाही, उस विभाग के प्रशासन का जो उत्तरदायित्व है वो इन्हीं सचिवों पर ही होता है, प्रधानों पर ही होता है। और दूसरा है सलाहकारी कार्य, ये प्रधानमंत्री को जो सलाह देने का कार्य है वो यही जो कार्यकारी सचिव हैं यही देते हैं। तो जो मंत्रिमंडल की स्थिति है अमेरिका में, तो मंत्रिमंडल अमेरिका में मुख्य रूप से एक सलाहकारी संस्था है। उसके सदस्य राष्ट्रपति की खुशी तक अपने पद पर रहते हैं। मंत्रिमंडल एक तरह से राष्ट्रपति का सरकारी परिवार है और वो इसका प्रधान है। मंत्रिमंडल की स्थिति वही कुछ होती है जो कुछ राष्ट्रपति उसे प्रदान करता है। नेक्स्ट है इसमें किचन कैबिनेट। अब राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है कि वो हर विषय में अपने मंत्रियों से परामर्श ले। कई बार राष्ट्रपति अपने मंत्रियों से परामर्श नहीं लेता बल्कि अपने जो मित्र हैं या विश्वास पात्र हैं उनसे परामर्श लेता है। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति के ऐसे विशेष मित्र हैं या विश्वास पात्र हैं वो सरकारी अधिकारी भी हो सकते हैं या कोई अन्य प्राइवेट व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति के ऐसे जो विशेष मित्र या विश्वास पात्रों का जो समूह है उसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। नेक्स्ट हम कल करेंगे। धन्यवाद।